मैं अपने साथियों से जो हमें देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगी कि हमारे साथ में दर्शना जुड़ चुकी हैं। दर्शना के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि वो विज्ञानशाला की सीईओ हैं और उन्हें इम्पैक्ट के विषय में गहराई से काम करने का अनुभव है। और दर्शना, आज स्वागत है आपका। थैंक यू। और हम बस बहुत देर नहीं करेंगे और जानेंगे कि इम्पैक्ट की कहानी क्या है, असल में संस्थाओं के लिए इम्पैक्ट क्या है, और उसे आप अपने अनुभव में बताएंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू जूही, इस सवाल के लिए। सो आई थिंक इम्पैक्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इम्पैक्ट है जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, राइट। हम वर्षों तक अपने रिसोर्सेस, अपने लोगों का समय और अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल को अप्लाई करके किसी एक समस्या का समाधान अगर हम करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमने क्या परिवर्तन लाया है उसको समझने का जो एक तरीका है वो है इम्पैक्ट, राइट। कि आपने क्या परिवर्तन किया किसी एक समस्या के समाधान को बिल्ड करने के लिए। उसको जब आप जांच परख करना चाहते हैं तो उसको एक वैज्ञानिक तरीके से समझकर उसका माप करना ही इम्पैक्ट है। और हमारे लिए अगर आप कहें कि इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट अक्सर विज्ञानशाला के नजरिए से देखा जाए तो इम्पैक्ट के बहुत सारे मापदंड हैं। इम्पैक्ट ना केवल हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके करियर प्रोग्रेशन में देखा जा सकता है, बल्कि उनके साथ साथ वो अपने आसपास के समाज को और अपने दैनिक जीवन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे अपनाते हैं, वह भी हमारी संस्था के लिए इम्पैक्ट है। सो हम विभिन्न प्रयासों से, मानदंडों से इनका माप करने का प्रयास करते हैं और जब हम उस माप को दुनिया के सामने लाते हैं तो वो हमारी इम्पैक्ट की कहानी है। जी, तो बस ये रही इम्पैक्ट की कहानी। अब अगर हम बात करें कि संस्थाएं अपने इम्पैक्ट की इस कहानी को कैसे तय कर सकती हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका ध्यान हम रख सकते हैं। सो ये बहुत सही सवाल पूछा आपने, जो कि नेचुरल प्रोग्रेशन जहां से हम बात कर रहे थे। तो जब भी हम कोई इंटरवेंशन डिजाइन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका एक आप बेसलाइन पहले लें कि आपका जो टारगेट ग्रुप है, आपके जो एंड यूजर्स हैं, कुछ लोग बेनिफिशियरीज कहते हैं पर हम लोग बेनिफिशियरी वर्ड्स अवॉइड करते हैं। वी फील कि वो हमारे इक्वल पार्टनर्स हैं। तो जो हमारे एंड यूजर्स हैं या जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनका एक बेसलाइन समझें कि वो कहाँ पर हैं आज। और जो आप एक परिवर्तन जो आपके इंटरवेंशन के बाद आप चाहते हैं उसके बारे में आए, तो उस बदलाव को आप लिखें, उसके हर स्टेप को लिखें कि एग्जैक्टली अगर हमने ये किया तो ये होगा, अगर हमारा ये इंटरवेंशन है तो ये होगा। और हर चीज को एक माप करने का एक आप तरीका देखें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि मैं आज कक्षा में बच्चों को एक पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कुछ सिखाना चाहती हूँ, और इस पब्लिक स्पीकिंग से मुझे लगता है कि उनका अपना जो किसी भी चीज को प्रस्तुत करने का तरीका है वो बदलेगा। दूसरा, उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये सब 5-6 चीजें जो मैं देखती हूँ कि मेरे करने से जो आएंगे, और उन चीजों को मैं कैसे मेजर करूंगी, मेरे बच्चे आज कहाँ पर हैं। और अगर मैंने लगातार 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना ये सब किया, तो उनका जो वो लेवल है कि वो किस तरह से अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, तो उस चीज को माप करना एक तरीका है जिस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम जितना ध्यान हम डेटा कलेक्शन पे, हम अपने इंटरवेंशन पे अक्सर बहुत ध्यान देते हैं, पर हम मिस करते हैं कि उस इंटरवेंशन के साथ पहले कहाँ पर थे और बाद में कहाँ पर आए। और एक लगातार डेटा कलेक्ट करके उस इंटरवेंशन को हम सुधारते रहें, तो उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू। जी, बिल्कुल। शुक्रिया दर्शना, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक व्यूअर्स हैं जो हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि विज्ञानशाला का अपना अनुभव कैसा रहा इम्पैक्ट को मापने का। तो थैंक यू इस सवाल के लिए। सो विज्ञानशाला, लाइक हम लोग दो चीजों पे काम करते हैं। एक हमारा है जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं उनका विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण बदलना, और उनको प्रोत्साहित करना कि वो अपनी कम्युनिटीज में विज्ञान के एक तरह से प्रणेता बने। जो उनको वैज्ञानिक मार्गदर्शन और वैज्ञानिक लाभ हम मेंटरिंग के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पास के स्कूलों में जो छात्र छात्राएं उनको जाकर वो प्रस्तुतिकरण करें और उनका विज्ञान के प्रति एक रुझान और लगाव बढ़ाने में प्रयत्न करें। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो है कल्पना शीफ स्टेम, जहां पर हम जो लड़कियां अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्नातकोत्तर पर जो पढ़ रही हैं विज्ञान के विषय, उन
को हम दुनिया भर के रोल मॉडल्स के साथ जोड़ते हैं, उनको स्टेम स्किल्स बढ़ाने के लिए उनके साथ वैज्ञानिक ट्रेनिंग्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और साथ ही साथ हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम है जो उनके कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी और ये सबको मापता है। तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी चीजें हैं जो बहुत ही मेजरेबल नहीं है, बट उसको हम फिर प्रॉक्सीज के थ्रू हम मेजर करते हैं। तो एक मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो ही उदाहरण देना चाहूंगी, थोड़ा सा एलैबोरेट होगा ये। तो अगर आप देखें, जो हम ये लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं, हमारा जो मेंटरिंग कार्यक्रम प्रोग्राम है, इसमें हम 3 पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं। ए, जब हम उनको रोल मॉडल्स लेके आ रहे हैं, रोल मॉडल्स जो विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपने परचम लहराए हैं, उन्होंने किस तरह के ग्लास सीलिंग्स तोड़े, किस तरह के चैलेंजेस को आगे बढ़कर उन्होंने बताया, और उनके फील्ड्स में अभी क्या क्या कौशल चाहिए लड़कियों को अपने अंदर बिल्ड करने के लिए, ताकि वो उनमें सक्सेसफुल हो सके। तो जब ये महिलाएं आकर हमारी छात्राओं के साथ बात करती हैं, तो हम देखते हैं कि उनको एक नए विषय का एक्सपोजर मिला, उनको एक नए रोल मॉडल से बात करने का मिला। तो एक सिंपल सवाल आप उनसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि डिड यू नो ऑफ एनी रोल मॉडल्स इन दिस फील्ड बिफोर दैट। सो आपको एक बेसलाइन पता चलेगा कि क्या वो एक किसी भूगर्भ वैज्ञानिक से पहले आज तक बात की है, क्या उनसे उन्होंने कभी क्या उनको आज पता चला कि भूगर्भ विज्ञान में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे क्या क्या कौशल चाहिए। तो ये आपके 2 सिंपल सवाल हो गए, पर आपको समझ में आ गया कि आज से पहले आपके बच्चे को, स्टूडेंट को वो नहीं पता था, बट टुडे दे नो। सो दिस इज हाउ यू कैन, इस तरह से आप उसको पूरा कक्षा दर कक्षा आप माप सकते हैं। सिमिलरली जब बात आती है सेल्फ एफिकेसी और कॉन्फिडेंस, और तो ये सब आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, पर उसके साथ साथ हम उनसे और सवाल पूछ सकते हैं कि पिछले मान लीजिए आपका 9 महीने तक इंटरवेंशन चला, तो आपने बोला कि 9 महीने में आपको ऐसा लगता है कि आप अपने करियर को लेकर और परिपक्व महसूस कर रही हैं। तो उसमें वो लोग हाँ, या ऑब्वियसली हम सबका पॉजिटिविटी बायस रहता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं, पर देन फिर आप थोड़ा क्वालिटेटिव आंसर उनसे पूछिए कि किन किन एरियाज में आपको ये कॉन्फिडेंस फील होता है। तो उस कॉन्फिडेंस को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या आपको अधिक यूनिवर्सिटीज पता है जहां अप्लाई कर सकते हैं? क्या आपके पास और स्किल सेट है जिससे कि आप एक पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को ज्यादा परिपक्व महसूस करती हैं कि आप अपने माता पिता से निगोशिएट कर सकती हैं अपने करियर के लिए दूसरे जाने में? तो इस तरह से आप कॉन्फिडेंस को 3-4 अलग अलग प्रॉक्सी पैरामीटर्स के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। सो आई होप दैट आंसर्स उनका सवाल जो उन्होंने पूछा। जी, बिल्कुल दर्शना। तो ये जो कुछ पहलू आपने बताया कि इम्पैक्ट को जब भी हम स्केल कर रहे हैं, तो इन 2-4 स्टेप्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो शायद हम एक प्रॉपर रिजल्ट को माप पाएंगे। कौन सी चीजें हैं दर्शना जो हम इम्पैक्ट में कवर नहीं कर पाते हैं या उसको माप नहीं सकते हैं? और आपको लगता हो, अगर कोई उदाहरण दे पाए कि आपने कोशिश की हो बट आपको लगा हो कि नहीं, ये चीजें इम्पैक्ट की जो रिपोर्ट हम बनाएंगे उसमें हम उस तरह से दर्शा नहीं पाएंगे शायद फंडर को या जो हमारे पढ़ने वाले हैं उन्हें। तो ये बहुत ही सही सवाल अगेन आपने पूछा जो ही। तो फॉर विज्ञानशाला के केस में जैसे मैंने बोला कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा एक बेसलाइन है विज्ञानशाला का, कि हम जो भी एक्टिविटी करेंगे, वो जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, वो सभी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बेसलाइन पर ही आधारित है, राइट। सो और किसी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हुआ है या नहीं, वो एक बहुत छोटे समय में समझना बहुत मुश्किल है, राइट। तो पर एज आई सेड कि विज्ञान जो ऐसे, या फिर किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, ये बहुत मापना बहुत मुश्किल है, राइट। तो इनको दूसरे प्रॉक्सीज के थ्रू आप ट्राई कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हम कर पा रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, तो आप ज्ञान को ठीक तरह से यूज कर पा रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस को माप पा रहे हैं। पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए इवन इफ अगर आप प्रॉक्सीज लगाएं तो बहुत मुश्किल होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक ऐसी चीज है जो दशक दर दशक समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं उस पर उसको देखना और समझना इजी होता है। एक उदाहरण दूंगी, जैसे बहुत पहले जब हम छोटे थे, तो मासिक धर्म से रिलेटेड बहुत सारी रूढ़ियां हमारे आसपास थी कि मंदिर नहीं जाना है, पापड़ नहीं खाना है, ये सब नहीं खाना है। पर अभी इंटरनेट का जब पिछले 20 साल में एक तरह से पेनिट्रेशन बढ़ा है, तो बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी सवालों पर लड़कियां सवाल पूछ रही हैं। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी सवाल पूछ रहे हैं, राइट। तो वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक तरह से आप कह सकते हैं कि समाज में वो बढ़ा है। तो डिजिटल पेनिट्रेशन का एक डायरेक्ट कोरिलेशन आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में बढ़ रहा है। तो उसके लिए पर आपको एक लंबा
लंबे दशक तक उसको मापने की आवश्यकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे काम में आई वुड से कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक ऐसा पैरामीटर है जहां पर इतने छोटे समय में समझ पाना बहुत मुश्किल है, पर हम उसको प्रॉक्सी करने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो अधिक सवाल पूछ रहे हैं, हाँ क्या वो अपनी समझ को, जो उनके आसपास की समस्याएं हैं या जो भी उनके पास लाइक कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहा है उसको वो सवाल करके पूछ रहे हैं कि क्या ये सत्य है कि नहीं है। तो हम जी सत्य से उसको कोरिलेट करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इम्पैक्ट में पहलू है कि थोड़ा धीरज धरिए, यस। लंबा समय लेता है इम्पैक्ट दिखने में। और कुछ इम्पैक्ट जो डेटा वाइज हैं वो शायद हमें तत्काल कुछ समय में परिणाम दे देते हैं, लेकिन जब वो व्यवहारिक तौर पे अगर वो बदलाव को हमें मापना है तो उसके लिए हमें समय देने की जरूरत है। जी। दर्शना, अगर हम आगे बढ़ें, जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो संस्थाओं को इम्पैक्ट 3 जगहों पर प्रस्तुत करने की खास तौर पे दिखाने की जरूरत पड़ती है। पहला है कि फंडर, दूसरा है कि समुदाय के बीच में इम्पैक्ट को कैसे देखना है, और फिर है कि अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो आपको वहां भी चीजें दिखानी है ताकि आपसे सबक लेकर के दूसरे भी कुछ सीख सके। तो इन तीनों के लिए क्या इम्पैक्ट की परिभाषा या इम्पैक्ट को प्रदर्शित करना एक ही तरीके का होगा या अलग-अलग होगा? um, अ- अ, फिर से बहुत सही सवाल जूही। सो ऑफ कोर्स हम लाइक अगर मैं सीधा सीधा सोचूं तो मुझे लगेगा नहीं, तीनों के लिए एकदम अलग है, बट अगर आप ध्यान से सोचें तो बेसिकली सभी को नंबर्स, जो रिलेटेबल नंबर्स हैं उसमें अगर आप उनको इम्पैक्ट को समझा पाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितनी बार आप बोलेंगे कि अब जैसे हम बोलेंगे कि 2 में से 3 लड़कियां जो विज्ञान पढ़ रही है यूनिवर्सिटी में वो जॉब्स में नहीं पहुंचती हैं, हाँ और विज्ञानशाला इसको बदलने के लिए काम कर रहा है। हाँ दूसरी तरफ मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि वो 66% गर्ल्स ने कभी भी पहुंचते नहीं है करियर्स में विज्ञान पढ़ने के बावजूद, और ये लड़कियां बहुत ही ब्राइट हैं या जो भी हैं। तो हम पर 3 में से 2 बोला तो दैट वो नंबर जो है वो आपको जोर से लगता है, राइट, कि ये तक कि वो आपके आसपास की 3 लड़कियों में से कोई 2 लड़कियां हो सकती हैं, अच्छा, बट 66% आपको वो नंबर लाइक नहीं, सुनाई नहीं देता आपको, है ना, वो जी आपको एक नंबर लगता है। तो जब आप बोल रहे हैं कि जो आपके नंबर्स हैं वो ह्यूमंस हैं, दे आर लोग जिनको आप क्या कहते हैं, जो आपके काम से इम्पैक्ट हो रहे हैं और जिनको आपके काम की आवश्यकता है। तो जब आप उनकी कहानियां बता रहे हैं तो कहानियों में आप जो उनका जो एक व्यक्तित्व है उसको आप लाइए, पर साथ ही साथ आप नंबर्स ऐसे बोले कि जो समझ में आए। 5 में से 1, 6 में से 1 या 3 में से 2, इस तरह से जब हम बोलते हैं नंबर्स तो वो समझ में आते हैं। तो जब आप चाहे फंडर्स को भी बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे फंडर्स भी तो व्यक्ति ही हैं, जी उनमें से भी बहुत सारे लोगों को नंबर्स अच्छे लगते होंगे, बहुत सारे लोगों को नंबर्स उतने अच्छे से समझ में नहीं आते होंगे। तो सिंप्लीफाई करना किसी भी चीज को हमेशा मददगार होता है। सिमिलरली जब आप समाज को बताने का प्रयास करें तो वहां तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि उनको 66% से फर्क नहीं पड़ता, उनको 3 में से जब 2 आप बोलेंगे तो उनको वो समझ में आएगा। और समाज के साथ जब आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऑफकोर्स बहुत हेल्पफुल हो सकता है, पर एक चीज जो हमने समझी कि आप अपना इम्पैक्ट कैसे जनता को बता रहे हैं। तो मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगी जो यहाँ पर उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में हमने लैब्स एस्टैब्लिश किए, कॉलेजेस में कम्युनिटी लैब्स, और वहां पर हम चाह रहे थे कि लड़कियां और लड़के दोनों ही आके इनोवेटिव आइडियाज पे काम करें और ना केवल हमारे मेंटर्स के साथ जुड़े। बट जो हमने देखा कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, माता पिताओं के भी बहुत सवाल थे कि हम लड़कियों को वहां कैसे भेजे, लड़के, और ये बहुत दूर लाइक इंडिया के एकदम आखिरी कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे हम अपनी लड़कियों को क्यों भेजें, राइट। सो और पर जब हम लोगों ने हमारी जो कुछ सक्सेस स्टोरीज थी, कुछ लड़कियों ने अच्छा किया, उनकी कहानियों के बारे में जब हमने अखबारों में लिखना स्टार्ट किया तो हमें समझ में आया कि लोकल मीडिया का बहुत असर पड़ता है। वही माँ बाप जब इन बच्चियों की कहानियां अखबारों में पढ़ते हैं और गर्व के साथ अपने समाज के और लोगों को दिखाते हैं, तो उनके जो सवाल थे कि हाँ हमारी लड़कियां यहाँ कि क्या कर रही हैं, लड़के लड़कियां दोनों सेम स्पेसेस में हैं, ये सब है। तो आई थिंक वो कन्वे करने का तरीका, आप उन तक कैसे पहुंच रहे हैं, बहुत ही अलग है। वो फ्लायर या आपके सोशल मीडिया पोस्ट वो शायद ना देखे, पर आपने एक लोकल अखबार में अपने इम्पैक्ट के बारे में कुछ लिखा तो उसकी नजर सब पर जाएगी। हम बहुत अंडरमाइन करते हैं प्रिंट मीडिया का, स्पेशली रूरल पेनिट्रेशन में, कि कितना वो है। और जब आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं तो अगेन सोशल मीडिया में, मतलब थर्ड पार्ट जो आपने मेरे से सवाल में पूछा, तो सोशल मीडिया में आप जब अपनी कहानी बता रहे हैं, लोगों के पास अटेंशन स्पैन बहुत कम है।
राइट? सो 20-30 सेकंड में स्क्रॉल करने वाला कंटेंट लोग देखना चाहते हैं, छोटे मैसेजेस देखना चाहते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि जब भी संस्थाएं अपना इम्पैक्ट कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रही हैं, तो एक मिक्स रखें, कुछ छोटे शॉर्ट्स रखें, कुछ छोटी कहानियां रखें, बट लॉन्ग फॉर्म भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कई बार जब आप अच्छी कहानी आप अच्छे से लिख के बताते हैं, तो वहां पर एक जनता है जो वो लॉन्ग फॉर्म पढ़ना चाहती है। तो एक मिक्स रखना स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप बहुत दैट आंसर योर क्वेश्चन, जोरी। जी, बिल्कुल, शुक्रिया दर्शना। इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपके अपने अनुभव से जोड़ती हूँ कि जब आपने इम्पैक्ट को मापना शुरू किया विज्ञानशाला में, हम्म। तो किस तरह की चुनौतियां आपने देखी कि जब आप इम्पैक्ट माप रहे हो? अपने अनुभव से बताइएगा कि आपको काम के दौरान क्या लगा, कहाँ पे दिक्कतें आई और फिर आपने उसको कैसे ठीक किया? आपने उससे क्या सीखा और फिर आगे चल के जब आपने इम्पैक्ट को मापा तो फिर उसको ठीक किया हो? इसका एक छोटा पोर्शन मैंने पहले कवर किया था कि पॉजिटिविटी बायस, राइट? तो हमारे जो एंड यूजर्स हैं वो सभी 17 से 23 वर्ष की लड़कियां और लड़के हैं। तो वो लोग कभी भी किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं जो उनके लिए पढ़ा रहा है या कर रहा है, राइट? तो वो हमारी शैक्षिक प्रणाली का भी हिस्सा है कि गुरु के अगेंस्ट हम कुछ नहीं बोल सकते हैं और बोलते भी नहीं है। और जब हम उनसे सवाल भी पूछते तो सब कुछ अच्छा अच्छा आता था, और आपको लगेगा कि यार आप तो कमाल कर रहे हैं डेटा में। बट जब आप उनके आउटकम्स असेसमेंट के थ्रू मेजर करेंगे, यहाँ पे मैं दो चीजें बोलूंगी। एक, आप डेटा कलेक्शन है, एक असेसमेंट है। तो डेटा कलेक्शन है कि बच्चों ने कक्षा में क्या सीखा, अपने बच्चों से पूछ लिया, हाँ हाँ हमने सब कर लिया। असेसमेंट है जब आप उनका उसके ऊपर टेस्ट ले रहे हैं, तो आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो दो तरीके हैं आपके इम्पैक्ट मेजरमेंट के, एक आप डायरेक्टली उनका फीडबैक ले रहे हैं, एक आप उनका असेसमेंट कर रहे हैं। और असेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, राइट? तो हमारे उसमें जब हम सवाल पूछ रहे थे तो सब लोग अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, आपको लगा ओ माय गॉड सारी लड़कियां कल्पना चावला बन जाएंगी आज तो यहाँ से लो, तो आपको ऐसा लगेगा, राइट? बट देन जब आप उनको असेस करना स्टार्ट करेंगे कि क्या आपने इसमें से कुछ भी अपने उसमें जीवन में लाइक अप्लाई करने का प्रयास किया, तो जब आप स्पेसिफिक आंसर्स पूछने लगते हैं तो तब लोग थोड़ा सोचते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, देन दे रियलाइज कि हाँ शायद हमने नहीं किया। तो वो एक डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी था। तो शुरुआत में जब मैं आपको ये उदाहरण बता रही थी कि जब कोई रिलेटेबल रोल मॉडल हमारे यहाँ आती है बात करने के लिए लड़कियों के साथ, तो सभी लड़कियां बोलती हाँ हमें बहुत कुछ पता चला स्किल्स का, और हमें इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। पर आप उनसे पूछो कि क्या आपने 5 संस्थान रिसर्च किए जहां आपको ये पढ़ने को मिल सकता है, तो नहीं आएगा जवाब, है ना? तो उस चीज को आप कैसे सुधार सकते हैं? तो फिर हमने अपने प्रोग्राम के डिजाइन में हमने उस तरह की चीजें करने स्टार्ट की कि जब आप मान लीजिए आप एक भूगर्भ वैज्ञानिक से आज बात किया, और उसके बाद आपने उनसे पूछा कि आपको स्किल्स पता चले, सब कुछ पता चला, और उसके साथ आप असाइनमेंट दे दीजिए कि आज आप जाके 5 कॉलेजेस का पता कीजिए जहां पे आप भूगर्भ विज्ञान की पढ़ाई कर सकती हैं, या फिर जो आप फील्ड में कैसे यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और आपका जो इम्पैक्ट है ना केवल उसका मेजरमेंट, बल्कि वो इम्पैक्ट का डेप्थ भी बढ़ना स्टार्ट होता है। तो विज्ञानशाला ने ये पीस बहुत अच्छे से किया, थैंक्स टू हमारे मेंटर डॉक्टर अर्चना पिल्ले। आई थिंक वो भी पहले ही सीरीज में एक बार आ चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो हाँ, तो उन्होंने हमें बहुत ही थरोली ये चीज सिखाया। और मेरी जो पूरी टीम है विज्ञानशाला में, हम सभी बहुत मेजरली वैज्ञानिक हैं, तो हम लोग बहुत डेटा कलेक्शन और उससे बहुत ऑब्सेस्ड है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसको हम एक वैलिडेट कर पाए, और अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसको हम करेक्ट कर पाए। तो जब हमने तेलंगाना में एक लार्ज स्केल प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया अराउंड 2000 लड़कियों के साथ, तो वहां हमने देखना चाहा कि जब ये रोल मॉडल्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या ये केवल एस्पिरेशन बिल्ड कर रहा है, या फिर वो क्या ये केवल इंस्पायर कर रहा है, या एस्पिरेशन बिल्ड कर रहा है, या फिर एक्शन को भी इनिशिएट कर रहा है। तो वी रियलाइज कि फर्स्ट व्यू इसमें एक्शंस नहीं हो रहे थे। तो जब हमने एक्शन का, मैंने आपको नज बताया, करना स्टार्ट किया, तो एक्शन स्टार्टेड कमिंग। तो इस तरह से आप एक 2 वे बैक एंड फोर्थ फीडबैक मैकेनिज्म डिजाइन कर सकते हैं, और जो हम कर पाए अपने प्रोग्राम्स में। बिल्कुल। शुक्रिया दर्शना, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब आप अपना निजी अनुभव बताते हैं या ये बात होती है कि हमने कैसे किया, तो संस्थाएं थोड़ा ज्यादा इंस्पायर्ड होती हैं और समझती हैं कि हम अब कैसे कर सकते हैं इसको। अब अगर इसी के सबसे आखिरी पड़ाव में हम आते हैं कि हमारे पास में हमने इम्पैक्ट को माप लिया, हमने सब्र किया, हमें डेटा मिला, हमें बहुत सारे व्यवहारिक बदलाव दिखे, इम्पैक्ट हमारे पास में है। अब इसे हम आने वाले समय में अपनी संस्था में, अब जो भी हम डिसीजन लेंगे, चाहे हम प्रोजेक्ट नए लेकर के आ रहे हो या हमें फील्ड में काम करने को लेकर के किसी तरह के बदलाव करने हो, तो ये हमारे हर निर्णय में कहीं ना कहीं असर डालता है कि हमारे पास में पिछला इम्पैक्ट इस तरह का था और आने वाले टाइम में अब जो हम निर्णय लेंगे वो उस पे
कहीं ना कहीं निर्भर करेंगे। तो आपने जो इम्पैक्ट कभी निकाले हो, आप अगर उन्हें साझा कर सकें कि उसके बाद उन्हें आपने कैसे अपने निर्णयों में जगह दी। जी। सो जूही, पार्टली मैंने इसको पिछले सवाल में भी आंसर किया कि हाँ। जैसे हमने प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए कैसे वो डेटा को यूज, वो हम्म। इम्पैक्ट को यूज किया। एक मैं आपको उल्टा उदाहरण देती हूँ कि जब आपने इम्पैक्ट मेजरमेंट किया और उसकी वजह से आपने कोई प्रोग्राम बंद किया हो, बिकॉज हम सबको अपने इंटरवेंशन बहुत प्यारे होते हैं, एंड और स्पेशली आइडियाज लाइक जब हम बोलते हैं कि ये हमारा आइडिया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको किल करें उस पॉइंट पे, राइट? तो विज्ञानशाला में भी जब शुरुआती दिनों में हम अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे, उसमें से एक चीज थी माइक्रो लेक्चर्स जो हमने स्टार्ट किए थे यूट्यूब पे, कि हमने कहा कि सभी बच्चों को ना उनकी भाषा में विज्ञान एक्सेसिबल होना चाहिए। तो हमने बांग्ला, कन्नड़ा और इवन कुमाऊनी गढ़वाली जो हमारे यहाँ की लैंग्वेजेस हैं उसमें हमने बनाना स्टार्ट किया। तो हमने सोचा कि यार जो देश विदेश में वैज्ञानिक हैं उनको तो बहुत मजा आएगा ये सब करने में अपनी भाषाओं में, और दूसरा हमने अज्यूम किया कि हमारे यूजर्स को भी बहुत मजा आएगा। तो पहला तो हमारा जो वैज्ञानिक वाला assumption था वो बहुत सही नहीं था। वी रियलाइज कि विज्ञान की भाषा प्राइमरीली सभी जगह अभी इंग्लिश है, तो लोग बहुत बार कम्युनिकेट करने में अपनी भाषाओं में विज्ञान को बहुत ही कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बट फिर भी हमें बहुत लोग मिले जिन्होंने करा, तो हमारा एक असम्पशन ऑलरेडी गलत हो गया वहां पे, राइट? तो बट फिर भी लोग मिले जिन्होंने करा, और हमने कहा अच्छा ये तो एकदम वायरल हो जाएंगे ये सब जब जाएंगे तो ऑनलाइन। तो और फिर हम वेट कर रहे थे डेटा का कि क्या होगा करके, तो देन हमने डाले, दे वर हार्डली एनी टेकर्स, लाइक हार्डली 100-200 लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखे होंगे। और हमने प्रसार करने का प्रयास किया, बच्चों से पूछा, तो देवर उनको लगा कि यार ये ना आप बहुत बोरिंग तरीके से कर रहे हो, ये मतलब ये हमारा मतलब नहीं। और वो बहुत हार्ड था उस फीडबैक को लेना और समझना, लेकिन नहीं ये लैपटॉप पे कोई स्लाइड लेके बैठा हुआ नहीं, ये हमसे नहीं जमेगा। और हम तो इंग्लिश में समझते हैं साइंस, तो आप थोड़ा मिक्स करके चलेगा, तो इतना सारा टर्मिनोलॉजी पूरा उसमें मिक्स कर देंगे तो इट नॉट। तो वो चीज हमें दिल पे पत्थर रखे हमें उसे किल करना पड़ा, जबकि हमें हमारे समझ के अनुसार ये तो बहुत ही मजेदार है, अपनी मातृभाषा में विज्ञान लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आई थिंक डेटा और इम्पैक्ट को समझ के दोनों तरह के निर्णय लिया जा सकते हैं कि आप प्रोग्राम को इम्प्रूव करें, या फिर अगर आपका डेटा बोल रहा है कि दिस इज नॉट व्हाट पीपल वांट, तो आपको उसको बंद करना भी, करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। ये मुझे लगता है सबसे कठिन निर्णय है, पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इम्पैक्ट को माप रहे हैं तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के जवाब और निर्णयों और जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके लिए तैयार रहने की जी ज़रूरत है। जी जी जी। थैंक यू सो मच दर्शना, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया। जाने से पहले क्योंकि अभी भी हमारे पास में थोड़ा सा समय है, आपको अगर लगता है कि इम्पैक्ट को लेकर के कुछ चीज़ें हैं जो कुछ टूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आप दे सकती हैं अपने अनुभव से, तो वो आप दर्शकों को जरूर बताएं। मैं ये बोलूंगी कि एक जो इम्पैक्ट आप मेजर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सभी टीम्स को आप साथ में लेकर चले। कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम डिजाइनर्स और मैनेजर्स ही रिपोर्ट्स कंपाइल करते हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि पहले तो सभी टीम्स को अगर पॉसिबल है तो एक्यूमेन एकेडमी जैसे फ्री रिसोर्सेज हैं जहां पर इम्पैक्ट मेजरमेंट के ऊपर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, अगर जो सब लोग बैठ के फ्री में कर सकते हैं, 1 महीने में वो कोर्स खत्म किया जा सकता है। उसमें आपकी टीम की कैपेसिटी बिल्ड भी होगा। जब आप उसको पूरा एक टीम के तौर पे करते हैं तो आप सबका पर्सपेक्टिव लेके बहुत अच्छे से लॉक फ्रेम्स वगैरह उसके डिजाइन कर सकते हैं। तो वो मैंने पर्सनली जब वो कोर्स किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, और मेरी टीम में भी कुछ और लोगों ने भी किया। और आई थिंक वो बहुत फायदेमंद रहा है। और उसमें जब आप असाइनमेंट करते हैं अपने रियल प्रोग्राम को डालकर, तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि आप उस इम्पैक्ट को कैसे मेजर कर रहे हैं, राइट? सो वो एक चीज है। दूसरा एक चीज है कि रेगुलर कम्युनिकेशन और फीडबैक अक्रॉस ऑल टीम्स, एंड ऑल्सो हमारे जो यूजर्स हैं वो बहुत जरूरी है। तो जो आपके एंड यूजर्स हैं उनकी आप रेगुलरली बात करें, उनसे केवल डेटा ही नहीं, उनके साथ बैठ के फोकस ग्रुप डिस्कशंस करें, सुने कि आखिर वो क्या कह रहे हैं और उनको क्या चाहिए, क्या उनकी आशाएं हैं आपके प्रोग्राम से। तो जितना आपका प्रोग्राम आपके एंड यूजर के अराउंड बिल्ड होगा, उतना ही उसके सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे, सफलता के चांसेस बहुत हाई होंगे। तो हमारे लिए जैसे ये जो कल्पना शी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम मैंने बोला, दो टोटली ऑनलाइन है, पर हमने पिछले 5 साल में प्रयास किया कि उस प्रोग्राम को जो हमारी एंड यूजर्स है, जो लड़कियां हैं, 2nd और 3rd ईयर की अंडर ग्रेजुएट की लड़कियां हैं, उनके अनुभवों और उनकी आशाओं के अनुसार उसको हमने इवॉल्व किया है। और आप मानेंगे नहीं, जहां जिस तरह के हम एंड यूजर्स के साथ मिले हैं, चाहे वो आईआईटी की लड़कियां हैं या चाहे वो उत्तराखंड या तेलंगाना के किसी दूरस्थ क्षेत्र की कोई लड़की है,
उनके साथ जब हम बैठ के काम कर रहे हैं तो उनके प्रोग्राम में और आईआईटी और डीयू के प्रोग्राम में बहुत फर्क है। और वो फर्क सिर्फ इसीलिए आ पाया क्योंकि हमने अपने आंख और कान जब हम अपने यूजर्स के साथ बात कर रहे हैं वो खुले रखे और उनका फीडबैक हमने प्रोग्राम डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना कर रखा है। एंड उस चीज ने हमें बहुत मदद किया है। बहुत बढ़िया लगा दर्शना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं यहाँ पर, वो अब इम्पैक्ट को काफ़ी क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच दर्शना, आप हमारे साथ में जुड़ी, आपने बहुत इम्पैक्ट धन्यवाद को भैया। लेकर इतनी गहरी हमें जानकारी दी। अ, उम्मीद है कि हम फिर आपके साथ में जुड़ेंगे और विज्ञानशाला का अनुभव हमारे फिर से काम आएगा। दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आज का चौपाल का कार्यक्रम हमारा बस यहीं तक है, लेकिन ये सफर अभी बंद नहीं हुआ है। इम्पैक्ट को लेकर के हमारी और भी बहुत सारी बातें अलग अलग विशेषज्ञों के साथ में जारी रहेंगी। जो नया हमारा एपिसोड होगा उसमें हम बात करने वाले हैं इस बात पे कि इम्पैक्ट को प्रभावी ढंग से कैसे दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये अगला पार्ट है और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संस्थाएं कई बार यहाँ अटक जाती हैं कि हम अपने इम्पैक्ट को कैसे दिखाएं। तो दर्शना, आपकी बात को हम आगे नए अपने स्पीकर के साथ में कंटिन्यू करेंगे। जी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दर्शना को भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।